बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा होता है और उस लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, क्योंकि एक लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है और बहुत बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, उसकी इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। हम बगैर सोचे समझे हुए इतना बड़ा अमाउंट इतने लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती हैं। इतने बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने से पहले हमें मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। उसको हर लिहाज से हमने चेक करना होता है। हमने उसको टेक्निकली भी चेक करना है, मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स भी देखने हैं, उसमें स्ट्रेटजिक्स भी चीज़ें देखनी हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ मैंडेट है इस अपने इस कोर्स की हद तक हम उसको फाइनेंशियली चेक करेंगे। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हमने देखनी है कि क्या वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कैपिटल बजटिंग करनी होगी। तो ये डेफिनेशन मैंने लिखी है कि कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप ये जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को कहा जाता है जिन एक्सपेंडिचर्स का एक तो अमाउंट बहुत बड़ा भी होता है, प्लस वो अमाउंट बेनिफिशियल जो होता है वो बहुत लंबे अरसे के लिए होता है। तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इवैल्यूएट करना है और उसके पूरे प्रोसेस को कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा होता है? विच यील्ड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन अ ईयर। इसका फायदा एक साल से डेफिनेटली ज़्यादा अरसे के लिए होता है। एक साल से ज़्यादा अरसे का मतलब ये नहीं कि 2 साल के लिए होगा, बल्कि बड़ा लंबा अरसा होता है। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स हो सकते हैं। तो इतने बड़े अगर टाइम, इतने ज़्यादा टाइम के लिए और इतने बड़े अमाउंट को अगर हमने इन्वेस्ट करने जा रहे हों तो हमें मुकम्मल तौर पे उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को चेक करना पड़ता है। क्या ये मुमकिन है कि हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इतने लंबे अरसे के लिए कर दें? तो उसके लिए हम टूल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग का सहारा लेते हैं। ये वो टूल्स हैं जिनसे आप ये डिसीजन लेंगे कि कैपिटल बजटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब ये टूल्स क्या हैं इसको हम देख लेते हैं। नंबर 1 है रेगुलर पेबैक पीरियड। नंबर 2 टूल है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। एक तो रेगुलर पेबैक पीरियड है और एक डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है। नंबर 3 हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नंबर 4 है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नंबर 5 है हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको इन शॉर्ट IRR भी कहते हैं और NPV इसको इन शॉर्ट कहा जाता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR और नंबर 6 है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न MIRR। तो ये हमारे पास 6 टूल्स हैं जिनसे हमने ये फैसला करना है कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं, इसको स्टार्ट लेना चाहिए या नहीं। अब अगर हम कुछ प्रोजेक्ट्स की टाइप्स पर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स जो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी हम ये फिजिबिलिटी बनाने जा रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स की टाइप्स क्या क्या हो सकती है? एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। independent projects. Number 2, mutually
exclusive projects, और नंबर 3 contingent projects। ये जो 3 टाइप्स हैं इनको समझना जरूरी है, क्योंकि डिसीजन तो इन्हीं का लिया जाएगा, फिजिबिलिटी तो इन्हीं की बनाई जाएगी। कोई भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने ये एनालाइज करना होता है कि ये प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या कॉन्टिजेंट प्रोजेक्ट है। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? ऐसा प्रोजेक्ट जिसका किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट पर ना तो इसका इन्फ्लुएंस होगा और ना ये किसी का इन्फ्लुएंस लेगा। इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल आज़ाद है, इसका फैसला सिर्फ इसको ही देखकर किया जाएगा, किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट की वजह से ये मुतासर नहीं होगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स जो है ये ऐसी टाइप है कि हमने डिसीजन लेना होता है कि अगर हमने किसी एक को सिलेक्ट किया, एक को सिलेक्ट कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। यानी हमारे सामने किसी दो चीज़ों, एक चीज़ के दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और हम दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, लेकिन उनमें से फिजिबल कोई एक ही हमारे लिए होगा क्योंकि हमें स्टार्ट एक लेना है। बट अगर वो हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं तो एक को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है सीधा सीधा कि दूसरा रिजेक्ट। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जैसे इसका फ़र्क बता दिया कि एक का कोई ताल्लुक नहीं और दूसरे का ताल्लुक ये है कि वो एक का फैसला दूसरे को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर जाता है। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल भी आपको दूंगा। पहले कॉन्टिजेंट प्रोजेक्ट्स भी बता दूं। कॉन्टिजेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि अगर एक का डिसीजन आपने लिया तो दूसरा खुद ब खुद एक्सेप्ट हो जाएगा। एक का डिसीजन दूसरे को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करवा देता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिजेंट प्रोजेक्ट्स। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स की, और बल्कि एक एग्जांपल से मैं अगर आपको उसको समझाऊं, एग्जांपल ये हो सकती है कि आप एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, एक बिल्डिंग, एक एरिया आपने लिया और उस एरिया के अंदर आपने प्लाजा बनाना है। अच्छा, उस एरिया में एक ही आपने प्लाजा बनाना है, दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है प्लाजा बनाने के लिए, तो वो जो एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आपके पास पैसा सारा उस एक प्रोजेक्ट पे लगेगा, उसके बनाते वक्त आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो आप इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर ही काम करेंगे। उसी को बस देखना होगा कि ये बनाए या ना बनाए, उसके बनाने या ना बनाने का फैसला होगा, लेकिन ये फैसला नहीं होगा कि ये नहीं बना रहे तो हम दूसरा वाला बना रहे हैं, दूसरा वाला नहीं बना रहे तो ये वाला बना रहे हैं। जो प्लाजा आप बनाने के लिए जा रहे हैं बस उसका फैसला करेंगे इसको बनाना है या नहीं बनाना है, इंडिपेंडेंटली देखना है। लेकिन अब अगर हमारे पास किसी एक प्लाजा को बनाने के लिए एक ही जगह पर दो बिल्डर्स आते हैं, दो इंजीनियर्स आते हैं और वो एक नए डिज़ाइंस के और नई चीज़ें बना कर देते हैं। अब जगह एक है हमारे पास, प्रपोजल दो हैं। अब उन दोनों प्रपोजल्स को हमने देखना होगा और ये चेक करना होगा कि हमारे लिए कौन सा प्रपोजल ज़्यादा बेहतर है, किस प्रपोजल के अंदर हमारे पास बेनिफिट ज़्यादा आ रहे हैं। जिसमें बेनिफिट ज़्यादा आ रहे होंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और उसको एक्सेप्ट करने का मतलब दूसरा खुद ब खुद रिजेक्ट है, और उसकी वजह उस एक जगह पे एक ही प्लाजा बन सकता है। अगर एक बनाने का फैसला कर लिया तो दूसरा रिजेक्ट हो गया। इंडिपेंडेंट ये हो सकता था कि दो प्लाजा बनाने की जगह मौजूद है, आपके पास एक प्रपोजल आ रहा है और आपने उसको देखना है कि इसको एक्सेप्ट करें या नहीं, दूसरी जगह पे कोई दूसरा ऑप्शन आ सकता है। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन क्या बन रही है कि बस एक ही जगह है, प्लाजा बनाने के दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपने फैसला करना है कि इनमें से कौन सा वाला चूज किया जाए। अच्छा, जहाँ तक रही बात कंटिजेंट प्रोजेक्ट्स की, तो कंटिजेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि अगर आप एक का फैसला करते हैं तो दूसरा खुद ब खुद उसके साथ जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, दूसरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली उसके साथ लगाना होता है। ये तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की बात नहीं होती, इसमें तो छोटे छोटे सब प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी एक सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ एक प्लाजा बनाना चाहते हैं, तो उसके साथ जो पार्क के प्रोजेक्ट्स होंगे वो कंटीजेंट हो जाएंगे। यानी अगर आपने उस जगह पे प्लाजा बनाने का फैसला किया तो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं जो खुद ब खुद उसके साथ अटैच होकर डिसीजन लेने पड़ जाएंगे आपको। पार्क बनाने का डिसीजन लेना पड़ जाएगा, शॉपिंग मॉल्स बनाने का फैसला करना पड़ जाएगा, पूरी सोसाइटी को डेवलप करना होगा, तो एक डिसीजन आपका बहुत सारे दूसरे डिसीजन उसमें खुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। तो वो जितने डिसीजंस पहले वाले पे डिपेंड करते हुए उसकी वजह से शामिल हो रहे हैं वो सब कॉन्टीजेंट है, वो सब उसके साथ कंपल्सरी है।
आप जैसे कि जब बाइक लेते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए पेट्रोल भी लाजमी डलता है, तो बाइक लेना एक डिसीजन है, लेकिन पेट्रोल भी उस पर कॉन्टीजेंट हो जाएगा, लाजमी डलवाना पड़ेगा उसके अंदर। तो इस तरह से अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसके साथ अटैच होते हैं और उसके साथ साथ ही उनको स्टार्ट किया जाता है। तो वो जो प्रोजेक्ट एक की वजह से दूसरे स्टार्ट हो रहे होते हैं वो सारे कॉन्टीजेंट लेवल के होते हैं। हमारे पास जो अमूमन इसमें वर्किंग आ रही है वो इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की आती है, लेकिन इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट का डिसीजन लेना है, टूल्स आपके पास ये 6 टूल्स ही मौजूद हैं, इनके अलावा कोई और टूल नहीं है जिससे हम ये फैसला कर सकें। स्टार्टिंग हम लेंगे अपना रेगुलर पे बैक पीरियड से। रेगुलर पे बैक पीरियड इसका नाम से जाहिर है, ये प्रोजेक्ट बताता है कि आपने जो पैसे लगाए किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की और अब उसके बेनिफिट्स आने हैं, तो कितने अरसे में आपकी इन्वेस्टमेंट आपको वापस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक जगह पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए सबसे पहला टारगेट मेरा ये है कि जो मैंने पैसे लगाए वो मुझे रिटर्न हो जाए, उसके बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को पे बैक करवाना है आपने। तो रेगुलर पे बैक पीरियड कहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट नॉमिनली कितने टाइम में आपको पे बैक हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। इसको निकालने के लिए अच्छा इनमें से कोई से भी हमने अगर टूल यूज़ करना है तो लाजमी सी बात है, इस पर हमें क्वेश्चंस जो है वो चाहिए होंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बना रहा हूँ और उस एक एग्जाम्पल क्वेश्चन से हम ये सारे टूल्स को सॉल्व करेंगे। और जो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो हम यहाँ बना लेते हैं। बिल्कुल उसी फॉर्मेट के क्वेश्चन होगा जैसे कि आपके पेपर में आता है। एक कॉलम हमारे पास केयर्स का होगा और जो दूसरा कॉलम है वो हमारे पास CF स्टैंड्स फॉर कैश फ्लो, कैश फ्लो का होगा। ईयर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 साल का प्रोजेक्ट है। आज हम 10,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट हो रही है तो ये माइनस में होगा, ये कैश फ्लो माइनस का है, ये पैसे जा रहे हैं आज आपके पास से। लेकिन अब एक बार तो चले गए, अब इसके बाद इनफ्लोज रहेंगे, पैसे आपके पास आते रहेंगे। तो फर्स्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में हमारे पास 5,000 का फ्लो होगा, ये 5,000 रुपीज़ आएंगे। सेकेंड ईयर में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3,000 आ रहे हैं, फिर 4,000 आ रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे पास अगेन 5,000 आ गए और फिर 2,000 आ गए। इस तरह से ये 5 साल हैं और 5 साल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं। अब ये कैश फ्लो कहाँ से आते हैं? चलिए इन्वेस्टमेंट जो आज होगी वो तो पता लग जाएगी कि जो प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं उसमें कितना पैसा हमारा चाहिए, लेकिन इससे 1 साल बाद कितना कैश जनरेट होगा, इससे 2 इयर्स के बाद कितना कैश जनरेट होगा, ये मुश्किल काम है और ये ये क्वेश्चन में हमें निकाल कर दे दिया गया है। इसके लिए बहुत डिटेल वर्किंग होती है जो आपके कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो कैश फ्लोज आते हैं इनके लिए हम पहले बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं, इनके लिए हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, रेवेन्यूज डिसाइड कर रहे होते हैं, उसके बाद इनसे प्रॉफिट्स आते हैं, टैक्सेस गवर्नमेंट के कितने जाएंगे, टैक्सेस जाने के बाद इनकम कितनी बचेगी और उसके बाद हमारे पास कैश कितना हमारे पास बचेगा। उस तरह से पूरी वर्किंग करके ये अमाउंट हमारे पास आते हैं और ये हमने 5 इयर्स की प्रोजेक्शंस कर रखी हैं। ये सारे प्रोजेक्टेड अमाउंट हैं, इनमें से कोई अमाउंट भी ऐसा नहीं है जो आज ये कंफर्म हो कि ये आपको मिलेगा। तो ये आपने क्या की हुई है, प्रोजेक्शन की हुई है। प्रोजेक्शन करने से आपके पास जो है वो सारे के सारे अमाउंट आ गए। अब हम स्टार्ट लेते हैं अपना कैश फ्लो। रेगुलर पेबैक पीरियड कैसे निकलेगा? रेगुलर पेबैक पीरियड निकालने के लिए आपको एक कॉलम बनाना होगा जिसका नाम है ACF। ACF स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो, यानी कैश फ्लोज को एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा करना है, जमा करना है। पहला जो अमाउंट है 10,000 माइनस का, ये 10,000 माइनस का ही रहेगा। फिर इसमें ये 5,000 प्लस होंगे तो अब आपका अमाउंट माइनस का 5 रह जाएगा। देखिए 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, 1 साल बाद 5,000 रुपये मुझे मिल गए, तो
तो अब मेरा अमाउंट जो अनरिकवर्ड रह गया, जो अभी तक मुझे नहीं मिल पाया, वो 5000, आधा मिल गया और आधा भी पेंडिंग है। फिर 3000 और मिल गए, तो अब मेरा जो अनरिकवर्ड है वो सिर्फ 2000 रह गया। फिर उसके बाद जब 4000 का अमाउंट मिला, तो अब मेरा ये अमाउंट पॉजिटिव हो गया 2000। -2 में 4 प्लस करें तो प्लस के 2 बचते हैं, फिर 2 में 5 प्लस करें तो 7000, 7 में 2 प्लस करें तो 9000। ये हमारे पास एक्यूमुलेटेड कैश फ्लोज हो गए। अब चूंकि हमें निकालना था रेगुलर पे बैक पीरियड, रेगुलर पे बैक पीरियड निकालना है। इस पीरियड को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है रेगुलर पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू ईयर बिफोर फुल रिकवरी प्लस unrecovered amount divided by cash flow for the year। ये आपके पास जो है वो एक फॉर्मूला है जिसमें रेगुलर पे बैक पीरियड निकलता है। बहुत आसान सा, इसको कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो बहुत इजी है। लिख रहे हैं कि ईयर बिफोर फुल रिकवरी। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम उस ईयर की बात कर रहे हैं जिस ईयर में फुल रिकवरी हुई, उससे पहले वाला ईयर। फुल रिकवरी कौन से साल में हुई पहले तो ये आप एनालाइज कर लें, उसके बाद उससे पहले वाला ईयर आपने ले लेना है। तो अब अगर हम आते हैं इस बात पर कि रिकवरी फुल कब हुई, देखिए जब हमने इन्वेस्टमेंट की 10,000 की, तो 10,000 रुपीज़ में से पहले साल में सिर्फ आधे पैसे आए, फुल रिकवरी नहीं हो सकी। सेकेंड ईयर के बाद भी फुल रिकवरी नहीं हो सकी। जब थर्ड ईयर खत्म हुआ तो हमारा अमाउंट एक्यूमुलेटेड का पॉजिटिव बन चुका है। इसका मतलब थर्ड ईयर ही वो ईयर है जिस ईयर में आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट आपको मिल चुकी थी। तो इस थर्ड ईयर में हमारा अमाउंट फुल रिकवर हो गया। तो इससे पहले वाला ईयर कौन सा है, 2। तो आपने यहाँ पर ईयर बिफोर फुल रिकवरी में 2 ईयर्स लिखने हैं, यानी 2 ईयर्स हैं हमारे पास जो कि फुल रिकवरी से पहले वाला ईयर। अब प्लस करवाना है एक फ्रैक्शन को, अनरिकवर्ड अमाउंट। जब 2 साल पूरे हो गए तो 2 साल पूरे होने के बाद आपकी रिकवरी पेंडिंग कितनी थी, कितना अमाउंट था जो आपको रिकवर नहीं हो सका था, तो उसका अमाउंट है 2000। ये कौन सा 2000 है, ये लास्ट माइनस का जो अमाउंट होता है ना, ये अनरिकवर्ड कहलाता है। ये 2000 आ गया, यानी 2 साल जब गुजरे, जिसको हम यहाँ मेंशन कर चुके हैं 2 साल, तो 2 साल गुजरने के बाद सिर्फ ये 2000 की रिकवरी रह गई थी, बाकी सारा अमाउंट आ चुका था। अब ये 2000 जो आखिर के बचे हैं, ये आपको थर्ड ईयर में जाकर रिकवर हुए। लेकिन क्या इस 2000 को रिकवर करते हुए 3 साल पूरे हो गए, तो इसका आंसर नो है, क्योंकि हमने जब तीसरा साल मुकम्मल किया तो हम पॉजिटिव अमाउंट पे जा चुके 2000। इसका मतलब ये रिकवरी पूरे 3 साल में नहीं हुई है, बल्कि सेकंड और थर्ड ईयर के कहीं बीच में हो गई। तो कुछ महीने लगे और अमाउंट फुल रिकवर हो गया। अब वो महीने कितने लगे हम उनको जज करना चाहें, तो ये जो 2000 का अमाउंट है ये रिकवर इस 4 में से हुआ है। जो लास्ट माइनस का अमाउंट है इस 4 में से रिकवर हो रहा है। तो ये कैश फ्लो फॉर द ईयर कितना है आपके पास, 4000। तो आपने 4 पे डिवाइड करा है, 2000 अनरिकवर्ड था और ये 4 में से रिकवर हो रहा है। तो फ्रैक्शन अगर हम बना लें तो 2 इयर्स प्लस 0.5 ईयर। तीसरा साल पूरा नहीं है, तीसरे साल में 0.5 ईयर आ रहा है। ये फ्रैक्शन जो है ये तीसरे साल की फ्रैक्शन बता रही है। तीसरा साल पूरा नहीं लगा बल्कि 0.5 ईयर्स है। तो टोटल अमाउंट जो है वो हमारा यूँ समझ लीजिए कि 2.5 साल में रिकवर हो गया। 2.5 ईयर्स लगे और हमारे पूरे 10,000 रुपीज़ जो है वो रिकवर हो गए। तो ये आपके पास जो है वो रेगुलर पे बैक पीरियड है, जिसको आपने बहुत आसानी से सॉल्व किया, सिर्फ एक कॉलम का इजाफा किया एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो का। अब हम अपने सेकंड रूल पे चलते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड।
अच्छा, पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में फर्क क्या होता है ये समझो। देखिए, ये जो रेगुलर पे बैक पीरियड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अमाउंट्स के अंदर काम करता है। नॉमिनल अमाउंट्स का मतलब ये होता है कि ये आपको ये नहीं बताता कि इन्फ्लेशन भी तो आ रही है, ये आपको ये नहीं बता रहा कि हमें अपनी कॉस्ट भी तो बर्दाश्त करनी पड़ रही है प्रोजेक्ट्स की। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है 10,000, ये आज के रेट पर हो रही है, आज के 10,000 रुपये के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। लेकिन एक साल के बाद अगर आपको 5,000 मिलेंगे तो वो नॉमिनली अपीयरेंटली दिखने में 5,000 होंगे, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर वीक हो चुकी होगी। ये आज के 5,000 का मुकाबला नहीं कर सकते, आने वाले एक साल बाद के 5,000 आज के 5,000 का मुकाबला नहीं कर सकते। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ होगा। एक साल के बाद आज से मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन फैक्टर होता है, परचेजिंग पावर वीक्स हो जाती है। तो लिहाजा ये जितने भी अमाउंट्स हमें मिल रहे हैं, ये सब आज तो नहीं मिल रहे, इन्वेस्टमेंट आज के रेट पर हो रही है, और ये सारे अमाउंट आपको फ्यूचर में रिसीव होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी अमाउंट्स हैं, ये नॉमिनली दिखने में तो मिल रहे हैं, लेकिन उनकी परचेजिंग पावर काफ़ी वीक है। तो रेगुलर पे बैक पीरियड इस फैक्टर को इग्नोर कर रहा है। हम निकालेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ये बताता है कि जो फ्यूचर में अमाउंट रिसीव होने हैं, उन अमाउंट को भी अगर हम आज के रेट पर कन्वर्ट कर लें, अब जैसे एक साल बाद अगर कोई 5,000 मिल रहे हैं, तो वो आज के रेट पर कितने बनते हैं? फॉर एग्जांपल वो 4,000 बन जाएंगे, 4,200 बन जाएंगी, लेकिन कम ज़रूर होंगे। यानी जो एक साल बाद चीज़ें 5,000 रुपये में खरीदी जा रही होंगी, वो आज 4,200 रुपये में हो सकता है मिल रही है। तो हमें क्या करना है कि हमें आज के रेट्स के अमाउंट कैलकुलेट करने हैं तमाम कैश फ्लोज के। तो ये जितने भी पॉजिटिव अमाउंट हैं इनफ्लोज, इन सब को हमने आज के रेट पर लेकर आना है। अब जो कैश जितने अरसे के बाद मिलेगा वो उतना ही वीक होता चला जाएगा, तो उतना ही उसका अमाउंट जो है वो डिक्लाइन करेगा। इसके लिए आपको क्वेश्चन में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है वो लाजमी दिया गया होगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो रेट है वो फॉर एग्जांपल 10% है। ये मैं अपने पास से एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन में मेंशन ज़रूर होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो हमारा डिस्काउंट का रेट है वो 10% है। 10% क्वेश्चन में गिवन रेट होगा। तो अब आपने निकालना है DCF एट द रेट 10%, यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालना है, लेकिन किस परसेंटेज पर? 10% पे। ये 10% कौन सी जो क्वेश्चन में गिवन होगी। तो अब आपने जो है वो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को निकालने के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को निकालना है। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कैसे आते हैं, उसके लिए हमारे पास थोड़ी सी वर्किंग हमें करनी होगी। वो वर्किंग हम यहाँ कर लेते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एट द रेट 10% पर ये वर्किंग हो रही है। देखिए, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं वो अगर हम फर्स्ट ईयर का निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालने जा रहे हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का, तो जो अमाउंट हमारे पास है वो है 5,000 और इसको डिवाइड करना है 1 प्लस 1 फॉर्मूले का है प्लस। अब वो रेट रखना है जिस रेट पर आप डिस्काउंट कर रहे हैं 10%, जिसको 0.10 कहते हैं। अमाउंट आपने यहाँ से लिखना है, पहले साल का अमाउंट है कितना, और फिर डिवाइड करना है 1 प्लस 0.10 पे। 0.10 10% है जिस रेट पर आप डिस्काउंट कर रहे हैं, और पावर इस पर 1 लगानी है। पावर 1 क्यों लगानी है? क्योंकि ये एक साल के लिए डिस्काउंट हो रहा है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसी तरीके से डिस्काउंटेड कैश फ्लो सेकंड वाला, अब आप सेकंड कैश फ्लो देखें तो वो 3,000 था। 3,000 को डिवाइड करना है 1 प्लस 0.10 पे। सेम डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ पावर्स का फर्क होगा। इसकी पावर 1 है क्योंकि एक साल डिस्काउंट हो रहा था, इसको 2 साल डिस्काउंट करना है तो पावर 2 आ जाएगी। फिर DCF 3, तो थर्ड ईयर का आपके पास 4,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 पावर 3।
फिर इसी तरीके से DCF4 निकालना है, तो आपके पास अमाउंट है 5000, ये वाला 4th ईयर का 5000 डिवाइड 1 प्लस 0.10 पावर 4, और लास्ट में DCF5 ये आपके पास 2000 है, इसको डिवाइड करना है 1 प्लस 0.10 पावर 5 के बराबर। तो ये आपके पास अब सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे अगर आप इनको सॉल्व कर लें, तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ जाएंगे। अब इनको सॉल्व करते हैं, इन सारी वैल्यूज को डिस्काउंट हमने किया है। पहला जो अमाउंट है 5000 उसको हमने डिवाइड करना है 1.1 पे, तो ये आपके पास आ रहा है 4545। फिर इस तरीके से दूसरा जो अमाउंट है 3000, तो इसको आपने इस सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद लिखा तो यार है 2479, और फिर थर्ड है 4000 डिवाइडेड बाय ये आ रहा है 3005। ये आपके पास आ रहा है 3415, और फाइनली 2000 ये आ रहा है 1242। तो ये आपके पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ गए। तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज अब आपने यहाँ लिखे हैं कि पहला अमाउंट तो वही माइनस का 10,000 ही आएगा जैसे कि लिखा हुआ है। ये जो प्लस में अमाउंट है इन सबको हमने डिस्काउंट किया है 4545, 2479, 3005, 3415 और 1242। ये आपके पास अमाउंट आ गए डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के। अब आपने निकालना है ADCF। ADCF स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जैसे ये CF था और ये एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो था, अब ये DCF है तो ये एक्यूमुलेटेड DCF है। तरीका वही है कि पहले 10,000 माइनस था तो इसको आपने 10,000 माइनस ही लिखना है, इसमें अब ये अमाउंट प्लस कर देना है। तो 10,000 में आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5455, लेकिन स्टिल माइनस है। और अब इसके बाद इसमें से ये रिकवरी हो गई तो आपके पास स्टिल माइनस है 2976। 2976 की स्टिल रिकवरी रह गई। अब फिर आपको ये अमाउंट मिला तो आपका जो अमाउंट है वो प्लस में चला गया 29 रुपीज प्लस आ चुका है। अब आपको ये फर्दर अमाउंट मिला तो ये प्लस में 3444 और फिर फर्दर मिला तो ये 4686 है। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास सबसे पहले तो ये समझे 5000 नॉमिनली दिखने में थे, लेकिन एक साल के बाद इसकी आज के रेट पर अगर वैल्यू देखी जाए तो ये आज के इतने के बराबर है 4545। ये 2 साल बाद 3000 जरूर मिलेंगे, लेकिन ये आज के रेट के 2479 के बराबर है। ये 4000 3 साल बाद मिलेंगे, लेकिन ये आज के रेट के सिर्फ 3005 के बराबर है। ये दिखने में 5000 है और 4 साल बाद मिलेंगे, लेकिन ये आज के 3415 के बराबर है। इसी तरीके से 2000 मिलेंगे, लेकिन ये आज के 1242 के बराबर है। तो अब हमने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को निकालना है। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को निकालने का जो फॉर्मूला है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड
डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड अगर आप निकालने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मूला फिलहाल वो यूज करना है, ईयर बिफोर फुल रिकवरी प्लस unrecovered amount divided by discounted cash flow for the year। देखिए, जो अगर आप इस ADCF में चेक करें तो आपकी फुल रिकवरी थर्ड ईयर में हो गई, इसके अंदर भी थर्ड ईयर में फुल रिकवरी हो गई, लेकिन उससे पहले वाला ईयर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 रखना है। अब जब हमारे 2 साल मुकम्मल हुए थे तो उसके बाद जो अनरिकवर्ड था वो 2976 था, 2976। इसको हमने रिकवर थर्ड ईयर में आकर किया, और थर्ड ईयर का कितना डिस्काउंटेड कैश फ्लो है जिससे रिकवर हुआ 3005। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 3005 पर। तो अब जो आपके पास अमाउंट है वो 2976 डिवाइडेड बाय 3005, तो ये 2 ईयर्स तो हो गए प्लस 0.99 ईयर आ रहे हैं, तो टोटल 2.99 ईयर्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 3 साल पूरे लग गए इसको रिकवर होने में। अब 3 साल आप देख भी सकते हैं कि 3 साल बाद सिर्फ 29 रुपए का अमाउंट बच रहा है, तो इसका मतलब तकरीबन 3 साल पूरे ही लगे, और वही हमारा रिजल्ट आ रहा है 2.99 ईयर्स के अंदर जाकर रिकवरी हो रही। ये याद रखिएगा कि डिस्काउंटेड पेबैक का आंसर हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आप कह रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, ये आप थोड़ा खुशफहमी में है कि इतना अमाउंट हमें मिलेगा और जल्दी रिकवरी मिलेगी। डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपको डिस्काउंट करके आज के डेट पर चीज़ों को लाकर बता रहा है, तो हमें रिकवरी पे देर से नजर आ रही है, तकरीबन 3 साल लग रहे हैं हमारा अमाउंट रिकवर होने में अगर हम आज के डेट पर बात करें। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पे जाएं और वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो बुनियादी तौर पे एक रेशियो होता है जो बेनिफिट टू कॉस्ट का रेशियो होता है, इसको BCR भी कह सकते हैं। BCR स्टैंड्स फॉर बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो। बेनिफिट्स और कॉस्ट का अगर हम रेशियो बनाएंगे तो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगी। तो बेनिफिट कॉस्ट का रेशियो ये है कि प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज, देखिए ये कैश फ्लोज ये हैं 1 2 3 4 5, ये जो 5 साल हैं, इन 5 साल के अमाउंट जो है कैश फ्लोज जो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करना है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू है जो कि हमने यहाँ बनाई। अगर मैं ये सारे अमाउंट का टोटल कर लूँ, ये वाले प्लस वाले सारे अमाउंट का टोटल कर लूँ, तो ये कहलाएंगे आपके पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज या प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज। तो आप देखें मैं सिर्फ इस अमाउंट को टोटल कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल आपके पास आ रहा है वो 14686 आ रहा है। आप चाहे ये सारे अमाउंट जो हैं जो डिस्काउंट किए थे उनका टोटल कर ले, तो आपके पास टोटल जो है वो आ रहा है 14686, और इसको डिवाइड करना है इन्वेस्टमेंट पर, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी वो तो फिक्स है 10,000, तो ये 1.4686 टाइम्स ये आ रहा है आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका मतलब कि हमारे बेनिफिट्स जो हैं वो हमारी कॉस्ट का 1.468 टाइम्स हैं, और अगर आपके बेनिफिट्स 1 से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो है आपके लिए ये प्रोजेक्ट फिजिबल है और आप इस प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। तो बाकी जो हमारे NPV है, IRR है, MIRR है, 3 टूल्स रह गए, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसको बार बार देखिएगा, बहुत इजी चैप्टर है, पेपर में हर साल लाजमी आता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।